बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। अगेन डिसऑर्डर, किसी चीज़ में कोई ख़राबी आ जाए वो डिसऑर्डर कहलाती है। ख़राबी कहाँ आ सकती है? कार्डियो हमारे दिल में आ सकती है, वेस्कुलर हमारी खून की नालियों ब्लड वेसल्स में आ सकती है। और ये इस वक्त आप कह सकते हैं लीडिंग काज है ऑफ डेथ, चाहे वो डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, दोनों कंट्रीज़ के अंदर ये लीडिंग काज है डेथ का। आपने अक्सर सुना होगा, एक शख्स है वो ठीक बैठा हुआ था, अचानक उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर लीडिंग काज ऑफ द डेथ। आगे ये कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर किस वजह से हो सकते हैं, तो उसमें से कुछ कंडीशन हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि हमारी जो आर्टरीज हैं उनके अंदर किसी मटेरियल का जमा होना, इसको हम कहते हैं डेपोजिशन ऑफ मटेरियल इनसाइड द आर्टरीज। कौन कौन सा मटेरियल जमा हो सकता है? एक्यूमुलेट इन आर्टरीज, कोई चिकनाई वाला फैटी मटेरियल, या हमारे जो मसल सेल्स हैं अगर खुदा ना खास्ता वो डैमेज होना शुरू हो तो वो आप कह सकते हैं डिपॉजिट हो सकते हैं। फाइब्रिन, ये क्लॉटिंग प्रोटीन है जिसने ब्लड को क्लॉट करवाना है, तो ये डिपॉजिट हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो सकता है। सेलुलर डेब्री, अगर खुदा ना खास्ता वहाँ कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, जो सेल डैमेज हो जाएंगे, उनका जो वेस्ट मटेरियल वो सेलुलर डेब्रिस कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर जमा होना शुरू हो जाएं, और इन सारी चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है वो कोलेस्ट्रॉल के जमा होने का है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसमें जो सबसे अहम किरदार है, मेजर कंट्रीब्यूटर है या प्राइम कंट्रीब्यूटर है, वो कोलेस्ट्रॉल है। अगर खुदा ना खास्ता हमारी खून की नालियों में कुछ चीज़ जमा होना शुरू हो जाए तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ब्लड वेसल का फंक्शन कैसे? फ्लो ऑफ ब्लड करवाना है, लेकिन अगर उसमें कोई चीज़ जमा होना शुरू हो जाए तो फ्लो ऑफ जो ब्लड है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो ऑल दिस बिल्डअप का मतलब यहाँ ये जो चीज़ें जमा हो रही हैं इम्पेयर, ये ख़राब कर देती हैं प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आर्टरीज। जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे अहम हमारे पास आर्टरीज हैं वो हमारी हार्ट की आर्टरीज हैं जिनको कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। अगर कोरोनरी आर्टरीज में सपोज कर, तो मैं कहता हूँ कि ये हमारी कोरोनरी आर्टरीज है, इसमें मटेरियल जमा होना शुरू हो गया, इसमें मटेरियल जमा होना शुरू हो गया, तो जमा होने की वजह से जो पैसेज है वो नैरो हो जाएगा और हमारे जो दिल के सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कम मिलेंगे, जिसकी वजह से उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। और जो ही हमारे दिल के सेल की डेथ होना शुरू होगी हार्ट अटैक हो जाएगा। क्लियर? तो इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट ये भी हो सकता है, कैन कॉज लीड टू हार्ट अटैक। लेकिन ये कब होगा? जब हमारी कोरोनरी आर्टरी, जो हमारी दिल के आर्टरीज में ये डेपोजिशन होती है। वजह क्या बनेगी? क्योंकि आर्टरीज नैरो हो रही हैं और इसमें बाद दफ़ा थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाता है। अब थ्रोम्बस क्या होता है, इसको हमारा जो लेक्चर का आखिरी पोर्शन है वो थ्रोम्बस के हवाले से ही है। अभी सिर्फ आपने जहन में रखना है कि थ्रोम्बस बनने का जो ख़तरा है वो बढ़ जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि आर्टरीज का हार्ड होना। अब ये हार्ड किस वजह से हो सकती है? जो आर्टरीज की दीवार के अंदर सबसे पहले कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो कैल्शियम की डिपोजिशन से भी इसकी दीवार हार्ड हो सकती है। दूसरा जो है एथेरोस्क्लेरोसिस, जो अंदर मटेरियल जमा हो रहा है वो भी बाज़ दफ़ा आप कह सकते हैं कि इसकी दीवार को सख्त कर सकता है। तो अगर हम काजेज़ की बात करें, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम के बाद दफ़ा कैल्शियम ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता है इन आर्टीरियल वॉल, तो जिसकी वजह से हार्डनेस, क्योंकि कैल्शियम चीज़ को हार्ड बना देता है। हमारी हड्डियों में भी कैल्शियम है जिसकी वजह से वो हार्ड स्ट्रक्चर है। दूसरा सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस, कि अगर हमारे आर्टरीज में कोई मटेरियल जमा हो रहा है, और मैंने बताया कि मटेरियल में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, वो भी एथेरोस्क्लेरोसिस का बाइस बन सकती है। अब खुदा ना खास्ता आर्टरीज जब हार्ड हो गई तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो वैज़ोडाइलेशन और वैज़ो कंस्ट्रिक्शन वाली जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो आर्टरीज हैं जब उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है वो एक्सपेंड कर जाती है, और हमारी जो आर्टरीज हैं जब उसमें ब्लड प्रेशर कम होता है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। इसी तरह हमारी जो आर्टरी हैं वो ज़रूरत पड़ने पे डायलेट और कंस्ट्रिक्ट भी हो रही हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था वैज़ो डायलेशन और वैज़ो कंस्ट्रिक्शन वाले टॉपिक में कि अगर हमारे टिश्यू को ज़्यादा ब्लड चाहिए तो वैज़ो डायलेट कर जाएंगे, अगर कम ब्लड चाहिए तो वैज़ो कंस्ट्रिक्ट कर दें। लेकिन अगर ये उसी वक्त पॉसिबल था जब आर्टरीज की जो दीवार है वो इलास्टिक होती। अब वो इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई है, हार्डनेस आ गई है, तो वो जो एक्सपेंशन है, वैज़ो डायलेशन है, वो पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा सा भी बीपी हाई होता है ना,
पहले तो क्या होता था, बीपी हाई होता तो वो एक्सपेंड कर जाती थी। अब बीपी हाई हुआ, ये एक्सपेंड कर नहीं सकती। जो हार्ड चीज़ होती ना, अगर आप उसको उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो वो मुड़ती नहीं है, इलास्टिक नहीं है, तो इस वजह से वो मुड़ती नहीं है बल्कि वो टूट जाती है। तो इसी तरह अगर यहाँ थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसके फटने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और दूसरा, अगर ब्लड फ्लो यहाँ ज़्यादा करना है तो इसके लिए पहले डायलेट करना पड़ता था, अब वो डायलेशन की प्रॉपर्टी रही नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ कभी भी ब्लड फ्लो ज़्यादा नहीं होगा। अब टिश्यू को अगर ज़्यादा ब्लड चाहिए तो यहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि दीवार हार्ड हो चुकी है। इस वजह से टिश्यू को प्रॉपर जो ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी और टिश्यू कभी भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते। तो ये लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास ये दीवारें सख्त हो जाएंगी, जो ब्लड फ्लो है थ्रू दिस आर्टरी डिस्ट्रिक्ट वो महदूद हो जाएगा। कि बाज़ दफ़ा टिश्यू को ज़्यादा चाहिए होते हैं तो ब्लड ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि आर्टरीज कैन नॉट एक्सपेंड नॉर्मली, क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो एक्सपेंशन है वो नॉर्मली नहीं हो रही। और फिर जब हार्ट मुसलसल ब्लड भेजेगा, उसको तंग आर्टरीज के अंदर जब ब्लड भेजना पड़ेगा तो उसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जाहिर बात एक मशीन है, अगर उसके ऊपर आप ओवर बर्डन डाल दें तो उसके डैमेज, उसके ख़राब होने के चांस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के मुख्तलिफ इफ़ेक्ट हैं। अच्छा, डायग्नोस्टिक टेस्ट का क्या मतलब है कि अगर हमारे कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट में चेक करना हो कि प्रॉब्लम कहाँ है तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट उनको कहा जाता है जो किसी मर्ज़ की, किसी डिजीज़ की या किसी डिसऑर्डर की, आप कह सकते हैं, उसको पहचानने के लिए, उसकी तशख़ीस करने के लिए होता है। उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये तशख़ीस के लिए ये टेस्ट होते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन सीवियस कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट पे हम ये परफॉर्म करेंगे टू लोकेट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एग्जैक्ट प्रॉब्लम है किस जगह। और दूसरी बात, हमें इस चीज़ का भी पता चल जाएगा कि जो बीमारी है उसकी नोयत क्या है, वो थोड़ी है, ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा ख़तरा है जान को, थोड़ा ख़तरा है। तो इन सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अच्छा, दो मशहूर हैं, ईसीजी और एंजियोग्राफी। जो ईसीजी के बारे में तो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ईसीजी क्या होता है। आज हम थोड़ा सा ना एंजियोग्राफी के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, हमारी खून की नालियों में कहाँ ब्लॉकेज है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं एंजियोग्राफी। और ये टेस्ट उस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये ब्लॉकेज हमारी कोरोनरी आर्टरीज में हो। हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं ये वो आर्टरीज हैं जो हमारे हार्ट के सेल्स को, हार्ट की दीवार को खून पहुंचा रही हैं, ऑक्सीजन पहुंचा रही हैं, न्यूट्रिएंट पहुंचा रही है। अगर उन आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हो जाए तो हमें फिर बहुत सारे सिम्टम नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कोई इंसान थोड़ा सा चलना फिरना शुरू कर दे तो उसको पेन होना शुरू हो जाता है, उसको थकावट रहती है, शॉर्टनेस ऑफ, जल्दी सांस चढ़ जाता है। तो ये अगर सिम्टम नज़र आना शुरू हो जाए, ख़ास तौर पे जो मेन सिम्टम है कि जिस वक्त इंसान कोई फिज़िकल एक्टिविटी करता है उसके चेस्ट में पेन होता है, उसको का सांस जल्दी खुल जाता है, उसको पसीने आते हैं, तो फिर उसको लाजमी चेक करवाना चाहिए किसी कार्डियोलॉजिस्ट से कि हो सकता है उसकी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कोई ना कोई ब्लॉकेज है। अच्छा, इस एंजियोग्राफी में हम क्या करते हैं, ब्लड वेसल का एक्सरे करते हैं। ब्लड वेसल का क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। एक एक्सरे आपने देखा होगा हड्डियों का किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे मैं कहता हूँ कि हमने एक्सरे करना है, आपने अक्सर देखा होगा जो एक्सरे है ना वो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन रियल में जो उसकी जो शीट होती है जिस पे एक्सरे की पिक्चर आती है वो वाइट कलर की होती है। होता क्या, जिस वक्त इस शीट से एक्सरेज आके टकराएंगी तो वो डार्क होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ मेरा हाथ है, अब जब इससे एक्सरेज गुजरेंगी तो जहाँ मेरे हाथ के अंदर हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ चूँकि हार्ड स्ट्रक्चर है इस वजह से वो एक्सरेज से नहीं गुजर सकती, तो वो जगह वाइट रह जाएगी और बाकी जो सारी सरफस है यहाँ जब एक्सरेज आके टकराएंगी तो ऑटोमेटिकली वो पूरी सरफस क्या हो जाएगी, इस वजह से आपने देखा होगा जो एक्सरे शीट होती है वो ज़्यादातर होती है डार्क कलर की, लेकिन जिस जगह इमेज बन रहा होता है वो जगह वाइट होती है, ठीक है। असल में जो हमारी एक्सरे शीट है उसका कलर वो वाइट ही होता है। हुआ क्या कि वो जगह जहाँ से वो वाइट रह गई वहाँ एक्सरे आके नहीं टकराई और बाकी जगह एक्सरे आके टकराई। तो इसी तरह हार्ड स्ट्रक्चर से तो एक्सरे नहीं गुजर सकती, लेकिन हमारी जो आर्टरीज हैं वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, उनसे एक्सरे गुजर जाती है। इस वजह से नॉर्मल एक्सरे से थोड़ा सा हट के एक्सरे यहाँ किया जाता है। कैसे होगा कि अगर हमने हमारी ब्लड वेसल की एक्सरे पिक्स लेनी है तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारी मेन जो आर्टरीज हैं
थोड़ी जो जहाँ बड़ी आर्टरीज हैं वो एक यहाँ आर्टरीज होती हैं या हमारी एक थाई वाले रीजन में आर्टरीज होती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले इस जगह को सुन करता है और फिर यहाँ एक नीडल के ज़रिए से इस आर्टरी के अंदर एक कैथीटर डालता है। कैथीटर एक छोटी सी ट्यूब है, फिर वो जो कैथीटर है उसको जो एक छोटी सी मशीन होती है, उस मशीन के ज़रिए से उस ट्यूब को आर्टरीज के थ्रू अंदर भेजा जा रहा होता है। तो वो आपकी आर्टरी से गुजरती हुई जिस वक्त पहुंचेगी जहां कोरोनरी आर्टरी शुरू होती है। ठीक है, अभी क्या हुआ कि जो फिजिशियन, जो डॉक्टर है, वो एक छोटी सी ट्यूब जिसको कैथीटर कहा जाता है वो बड़ी आर्टरीज के ज़रिए से जिस्म में दाखिल करता है। मैंने बताया बड़ी आर्टरी यहाँ भी हो सकती है और हमारी थाई वाले रीजन में भी हो सकती है। when it reaches the tip of coronary artery, जब ये coronary artery की टिप पर पहुंचेगी, जैसे मैं कहता हूँ ये coronary artery है, इसकी टिप पर पहुंचेगी, तो फिर टिप पर पहुंचने के बाद फिर इस ट्यूब के जरिए से एक फ्लूइड इन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर छोड़ा जाता है और ये फ्लूइड एक्सरे के अंदर विजिबल होता है। ठीक है, हमारी आर्टरी नज़र नहीं आती एक्सरे के अंदर, लेकिन ये जो फ्लूइड है जब इसके ऊपर एक्सरे डलती हैं तो ये विजिबल होते हैं, ये नज़र आता है। ठीक है, अब होगा क्या, और इस फ्लूइड को कहा क्या जाता है, स्पेशल फ्लूइड जिसको कंट्रास्ट मीडियम या डाई कहा जाती है, इज इंजेक्टेड इनटू द कैथीटर। वो कैथीटर के ज़रिए से इंजेक्ट किया जाता है। फिर क्या होता है कि हम एक्सरे मशीन के ज़रिए से उस फ्लूइड को चेक कर रहे होते हैं। अगर फ्लूइड इस तरह गुजर रहा है नॉर्मल तरीके से तो इसका मतलब है हमारी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर फ्लूइड नॉर्मल ऐसे उसको गुजरना चाहिए था, लेकिन किसी जगह आके वो थोड़ा तंग हो जाता है, उसका जो फ्लो है वो तंग हो जाता है और फिर आगे जाके फिर ये नॉर्मल हो जाता है, तो इसका मतलब है यहाँ ब्लॉकेज है। इसका मतलब क्या है, यहाँ ब्लॉकेज है। तो बहरहाल इन पिक्चर से हमें आइडिया हो जाता है जो हमने फ्लूइड से ली है कि हमारी कोरोनरी आर्टरी में किस जगह प्रॉब्लम है। तो पिक्चर, वो जो पिक्चर या वो जो हम वीडियो हम हासिल करते हैं उसको हम कहते हैं एंजियोग्राम ऑफ फ्लूइड इन कोरोनरी आर्टरीज। तो हम कोरोनरी आर्टरी की जो फ्लूइड की पिक्चर हम हासिल करते हैं। अब हमें डायग्नोसिस क्या होगा, इफ़ क्लॉट आर प्रेजेंट, कि अगर किसी जगह वो क्लॉट मौजूद है या ब्लॉकेज मौजूद है, ठीक है, या रुकावट मौजूद है, तो इन द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आर्टरी अपीयर नैरो। तो जिस जगह क्लॉट मौजूद है, ल्यूमन का मतलब कि जो आर्टरीज के अंदर की जगह, तो आर्टरीज के अंदर की जगह में अगर कोई ब्लॉकेज मौजूद है तो आर्टरी उस जगह से क्या नज़र आएगी, नैरो नज़र आएगी। ठीक है, अगर सपोज हमें ये तशखीस में पता चल जाए कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, फिर जाहिर बात है जो डॉक्टर है वो रिकमेंड करेगा अब इस ब्लॉकेज को दूर किया जाए, क्योंकि अगर ब्लॉकेज रहा तो हमारे जो हार्ट के सेल्स हैं उनको प्रॉपरली ब्लड नहीं मिलेगा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकते हैं। इस वजह से उस ब्लॉकेज का रिमूव होना, उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। तो फिर अगला स्टेप लिया जाता है जिसको हम कहते हैं कोरोनरी इंटरवेंशन। अब ये कोरोनरी इंटरवेंशन है क्या, तो कोरोनरी इंटरवेंशन का मतलब ये है कि हमने जो डायग्नोज किया है कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज है, अब उस ब्लॉकेज को खोला कैसे जाए, उस आर्टरी को ओपन कैसे किया जाए। अब होता क्या है कि अभी तक हमने जो कैथीटर इस्तेमाल किया है उसको डायग्नोस्टिक कैथीटर कहा जाता है, जिसके ज़रिए से फ्लूइड कोरोनरी आर्टरी में गया, फिर उस फ्लूइड की हमने एक्सरे की और उससे हमें एक तस्वीरें नज़र आई जिससे हमें पता चल गया कि ब्लॉकेज इस जगह है। फिर हम क्या करते हैं, अगली टेक्निक में हम डायग्नोस्टिक कैथीटर के ज़रिए से गाइडेड कैथीटर भेजते हैं। वैसे ये हमारा जो अगला टॉपिक है एंजियोप्लास्टी वाला, उसमें हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना कि डायग्नोस्टिक कैथीटर में सिर्फ वो मटेरियल उस जगह भेजा जा रहा होता है जिससे हमें पता चलेगा कि ब्लॉकेज है, ट्रीटमेंट नहीं है। गाइडेड कैथीटर के ज़रिए से उन चीज़ों को भेजा जा रहा होता है उस जगह पे जिन्होंने उस बंद आर्टरी को खोलना है। ठीक है, आगे खुलेंगे कैसे, इसको हम अगले लेक्चर में एंजियोप्लास्टी वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो एंजियोग्राफी हमारे पास टेस्ट है सिर्फ डायग्नोसिस करने के लिए, तशखीस करने के लिए, लेकिन उस तशखीस के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है उसका इलाज करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है वो एंजियोप्लास्टी कहलाती है। तो ये फ़र्क है एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में। एंजियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक तशखीस करने वाली टेक्निक है और जो एंजियोप्लास्टी है वो एक ट्रीटमेंट करने की या उस ब्लॉकेज को खोलने वाली टेक्निक है। तो इसमें गाइडेड कैथीटर के ज़रिए से जो फिजिशियन है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट है
वो उस आर्टरी में भेजेगा कैथीटर के ज़रिए से। जो ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं वो गाइडेड वायर्स होती हैं, बैलून होते हैं, जिन्होंने उस जगह को जाके डायलेट करना होता है। आगे इनका फंक्शन क्या है ये एंजियोप्लास्टी वाले टॉपिक में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लियर? थ्रोम्बोसिस क्या होता है? हमारे पास अगर थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाए किसी खून की नाली के अंदर तो वो क्या कहलाते हैं? थ्रोम्बोसिस। अब थ्रोम्बस क्या होता है कि अगर हमारे ब्लड का कोई भी कंपोनेंट इकट्ठा होके एक सॉलिड मैस बना दे, हमारे ब्लड का कोई भी कंपोनेंट अगर इकट्ठा होके एक छोटा सा सॉलिड जिसकी वजह से खून की नाली ब्लॉक हो जाए, तो इस जो मटेरियल को हम कहते हैं थ्रोम्बस। तो सॉलिड मैस और प्लग ऑफ ब्लड कॉन्स्टिट्यूट, हमारे ब्लड के कोई भी हिस्से, कोई भी पार्ट्स, कोई भी कंपोनेंट अगर वो इकट्ठा होके सॉलिड मैस बना देते हैं तो इसको कहा जाता है थ्रोम्बस। और ये क्या करेगा? इट मे ब्लॉक द ब्लड वेसल पार्शली और होली। ये ब्लड वेसल को मुकम्मल तौर पे भी बंद कर सकता है, जैसे अभी यहाँ के केस में अभी आधी बंद हुई है, लेकिन अगर ये मुकम्मल तौर पे इसके अंदर मौजूद हो तो ये मुकम्मल तौर पे भी बंद हो सकता है। आम तौर पे ये जो थ्रोम्बस बनता है ये ब्लड क्लॉट से बनता है कि हमारे कुछ ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर इस जगह पे एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ एक छोटा सा क्लॉट ऑफ ब्लड बनना शुरू हो जाता है, जो हमारी आर्टरीज को क्या करना शुरू हो जाता है? ब्लॉक करना शुरू हो जाता है। क्लियर? इरिटेशन, अगर खून की नालियों में कहीं इरिटेशन है, इरिटेशन में आमतौर पे जो खून की नाली होती है वहाँ इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, और बाद दफ़ा जहाँ इन्फ्लेमेशन होती है हमारी बॉडी वहाँ ब्लड को भेजना शुरू कर देती है इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए, और बाद दफ़ा वहाँ क्लॉटिंग मैकेनिज़्म भी एक्टिवेट हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्लॉट बन सकते हैं। इसी तरह जो इन्फेक्शन है ये जब हमारी खून की नालियों को नुकसान, इन शॉर्ट जब हमारी वेसल्स की जो दीवारें हैं उनमें कोई भी नुकसान होते, चाहे वो इरिटेशन काज करे, चाहे वो इन्फेक्शन काज करे, तो हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है उस जगह ब्लड क्लॉट करवाना ताकि वो ब्लड बाहर ना आए, क्योंकि वेसल डैमेज होने से ब्लड बाहर आ सकता है। क्लियर? लेकिन अगर वो ज़्यादा क्लॉट हो जाए तो वो थ्रोम्बस बन सकता है। अच्छा, ये आपने देखा होगा कि अक्सर जिस बाज़ार के अंदर ट्रैफिक जितनी स्लो चल रही होगी उतना ही ट्रैफिक जैम होने का ख़तरा है। इसी तरह हमारी जो ब्लड है उसको हमेशा तेज़ी से फ़्लो करना चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से ब्लड फ़्लो स्लो हो गया, होता कैसे? जब इंसान फिज़िकल एक्टिविटी करता है ब्लड फास्ट हो जाता है, उसका फ़्लो तेज़ हो जाता है, लेकिन जब इंसान रेस्ट में होता है, सो रहा होता है, लेटा हुआ होता है, तो उसका ब्लड फ़्लो क्या होता है? स्लो होता है। तो अगर एक शख्स बहुत लंबे अरसे तक कोई काम ही ना करे, वो चारपाई पे पड़ा रहे, तो उसके जो ब्लड फ्लो इतना स्लो हो जाएगा कि जो ब्लड के चीज़ें हैं वो इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी, और इकट्ठी होके आप कह सकते हैं कि वो ब्लड क्लॉट बना सकती हैं। ठीक है? रिड्यूस ब्लड फ्लो ड्यू टू लॉन्ग इनएक्टिविटी। इसी तरह ये जो नमोनिया, टीबी और एम्फीसीमा है, ये हमने सारी चैप्टर नंबर 10 में पढ़ी थी। इन सारी बीमारियों में एक चीज़ कॉमन है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं, कि हमारी जो वो खून की नालियाँ जो हमारे फेफड़ों के अंदर आती हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू हो। और मैंने भी बताया कि जब हमारी खून की नालियों में इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो उसकी वजह से फिर बाज़ दफ़ा हमारा जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वाला मैकेनिज़्म है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बस बन सकता है। क्लियर? अब थ्रोम्बस का इफेक्ट क्या होगा कि जिस जगह बनेगा तो वो ऑर्गन जिसको ब्लड फ्लो जा रहा है उसको जब ब्लड नहीं मिलेगा तो उसके सेल मरना शुरू हो जाएंगे। ज़ाहिर बात है, ब्लड का मतलब कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिली, तो वो मरना शुरू हो जाएंगे। और ये उस वक्त ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है जब ये थ्रोम्बस कोरोनरी आर्टरी में हो, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में होगा तो हार्ट अटैक के चांसेस हैं, अगर ब्रेन में होगा तो ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस हैं। अब बेटा ये दो ऑर्गन्स हैं, अगर हमारे हार्ट के सेल उनकी डेथ हो रही है, वो डैमेज हो रहे हैं, तो इससे हार्ट अटैक होता है। लेकिन अगर हमारे ब्रेन के सेल की डेथ हो रही है, वही काम जो हार्ट में हुआ, जब उसको ब्रेन में हम देखते हैं तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्रेन स्ट्रोक। यानी हार्ट में जो काम हुआ, डैमेज ऑफ सेल या डेथ ऑफ सेल जो हुई है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर काम होगा, तो ब्लड नहीं जा रहा, ब्रेन के सेल की डेथ हो रही है, तो उसको क्या कहा जाएगा? ब्रेन स्ट्रोक कहा जाएगा। ठीक है? थ्रोम्बस बन गया, चाहे वो ब्लड क्लॉट करने से बने या ब्लड सेल के इकट्ठा होने से बने,
तो बहरहाल जब भी हमारे पास ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट इकट्ठा होकर सॉलिड मैस बनाएंगे उसको थ्रोम्बस कहा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ थ्रोम्बस से कुछ चीज़ें या पूरा थ्रोम्बस यहाँ से उखड़े और किसी बॉडी के दूसरे हिस्से में चला जाए, इसको एम्बुलेंस कहा जाएगा। यानी जो मूविंग थ्रोम्बस है वो एम्बुलेंस कहलाता है। सॉलिड मैस जो बनी है जिसने ब्लड वेसल को ब्लॉक किया है वो थ्रोम्बस कहलाएगा। लेकिन जिस वक्त वो मूव करना शुरू हो, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हो, तो वो एम्बुलेंस कहलाएंगे। थ्रोम्बस में भी डिसलॉज, वो अपनी जगह से उखड़ सकता है एंड इज कैरी टू द अदर लोकेशन, और वो दूसरी लोकेशन में भी जा सकता है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस एंड इट्स कैरीज टू अदर लोकेशन। तो हमारे पास थ्रोम्बस का बनना और उसका दूसरी जगह पे चले जाना, इन दोनों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो वो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कहलाता है। और हमारी ये जो सिविलाइज सोसाइटी है उसमें सबसे ज़्यादा जो लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ है वो ये थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के कुछ हमने डिसऑर्डर को डिस्कस किया, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस, और हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट एंजियोग्राफी को थोड़ा सा डिस्कस किया कि उसमें होता क्या है। और उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि थ्रोम्बोसिस को हमने डिस्कस किया, एम्बुलेंस को डिस्कस किया, थ्रोम्बो एम्बुलेंस को डिस्कस किया। तो ये आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पे लॉन्ग और शॉर्ट के लिहाज से इनको अच्छी तरह तैयार करना। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।